Hello and welcome to our YouTube channel Raj Malhotra's IAS, and continuing with our Smart Crash Course series. And in the component of polity, today we will be discussing these topics जैसे कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हम नालसा भी बोलते हैं, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ट्रिब्यूनल्स, और ट्रिब्यूनल्स में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे न्यू रूल्स फॉर ट्रिब्यूनल जो हमें दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा. एंड लास्ट इज विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इट हैज़ बीन स्टार्टेड. राइट, तो स्टार्टिंग विद द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. तो जो भी हमने टॉपिक बात करी है, बी इट योर नालसा, बी इट योर लोक अदालत, जो भी हम बात करने जा रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज दैट ऑल दीज थिंग्स, बी इट नालसा, बी इट लोक अदालत, बी इट फैमिली कोर्ट्स, everything is covered under the heading of alternate dispute resolution. राइट, ADR. तो ये सारे ADR का ही एक कंपोनेंट है. ADR बेसिकली है जिसको हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं. दिस ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज प्राइमरीली अ काइंड ऑफ अ रेजोल्यूशन वेयर वी ट्राई टू रीच जस्टिस और वी ट्राई टू सॉल्व द केस through the mechanisms like negotiation, mediation, conciliation and arbitration. ठीक है, तो जो ADR है ये चार प्रोसेसेस या चार मेथड्स को यूज करता है, बी इट योर नेगोशिएशन, बी इट मीडिएशन, बी इट कंसाइलिएशन एंड बी इट आर्बिट्रेशन. राइट, तो इन सारे मेथड्स को यूज करने से होता क्या है, बेसिकली वी ट्राई टू अचीव द कॉन्सेप्ट और वी ट्राई टू फुलफिल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीडी जस्टिस. ठीक है, कि अगर कोई केस गया, जैसे आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा, जब तक फैसला आता है तब तक काफ़ी साल निकल जाते हैं. कोई केस 20-20 साल, 25-25 साल चलता रहता है. तो ऐसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे मेथड जो हैं वो सरकार लेके आई थी. राइट, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज नालसा. ठीक है, अब ये नालसा जो है अभी रिसेंटली क्या किया कि नालसा इशूड अ विजन 2020 डॉक्यूमेंट दैट यू वाज मिशन एक्सेस जस्टिस टू ऑल. तो द बेसिक प्राइम और द प्राइमरी थिंग बिहाइंड ADR इज दैट जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड टू ऑल एंड दैट शुड बी स्पीडी जस्टिस. ठीक है जी. अब ये नालसा जो है दिस इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987. यूपीएससी ऑल्सो आस्क्ड वंस क्वेश्चन इन प्रीलिम्स कि ये जो नालसा है तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टैट्यूटरी और इट हैज अ स्टैट्यूटरी बैकिंग अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट. अब इसका जो प्राइम एम है नालसा का, द प्राइमरी एम बिहाइंड नालसा इज दैट इट वांट्स टू प्रोवाइड और इट कैन प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, अब हमारे संविधान में एक DPSP है. जो DPSP किस चीज की बात करता है, दैट देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट और देयर शुड बी अ प्रोसेस दैट शुड बी अरेंज्ड बाय द गवर्नमेंट वेयर इन द वीकर सेक्शन or the poor section should get speedy justice. Supreme Court in one of its judgment has even said that under Article 21 of the Constitution there is one implicit fundamental right which says that there should be justice or the justice should be provided to poor. मतलब free legal aid should be provided to poor. ठीक है, जस्टिस जहां हम बात कर रहे हैं वहां हम बात कर रहे हैं फ्री लीगल एड शुड बी प्रोवाइडेड टू पुअर. ठीक है, दिस इज इवन टॉक्ड इन अ DPSP एंड दिस इज अंडर आर्टिकल 21 एज पर सुप्रीम कोर्ट्स वन जजमेंट. तो नालसा जो है बेसिकली नालसा इसी चीज को अंडरटेक करता है दैट इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू पुअर एज वेल एज इट टॉक्स अबाउट स्पीडी जस्टिस स्पेशली फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस और द वीकर सेक्शंस. नाउ Nalsa shall consist of Chief Justice of India, who shall be the pattern in chief. मतलब he shall be the in charge or the ex officio head or the pattern in chief, whereas serving or retired judge of Supreme Court to be nominated by the President in consultation with Chief Justice, who will be the executive chairman. तो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करेंगे एंड ही विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नालसा. अब ये एक्ट जो है नालसा ये भी बात करता है दैट देयर शुड बी अ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इन एवरी स्टेट विच शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी. ठीक है जी, दैट हैज टू बी कंस्टिट्यूटेड एंड इवन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक देयर विल बी लीगल सर्विसेज कमिटी. Even in districts and taluk there shall be
लीगल सर्विसेज कमेटी टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस और टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस गिवन अंडर नालसा। ठीक है जी, कि डिस्ट्रिक्ट और तालुक में भी ये इंश्योर किया जाना चाहिए दैट द फ्री लीगल एड एंड सर्विसेज शुड बी गिवन टू द पुअर। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट हु आर एलिजिबल अंडर दिस एक्ट, हु आर एलिजिबल, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली बात करी वीकर सेक्शंस और वल्नरेबल की, तो हु आर एलिजिबल अंडर नालसा। कि अब है क्या कि हमारे देश में जब हम लॉ की बात करते हैं या केसेस की बात करते हैं, तो एक तो लीगल एड भी हमारे देश में कॉस्टली है, चाहे वो एडवोकेट की फीस हो, चाहे वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर आपका केस रिलेटेड मटेरियल हो, एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली। तो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड देम टू फॉर फ्री, बी इट द केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, बी इट द एडवोकेसी, और बी इट जो सरकारी वकील होते हैं वो इनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दैट दे शुड हैव एटलीस्ट अ काउंसलर एक्सेस, right? So who all are included in the NALSA are women and children, members of SC and ST, industrial workmen, victims of mass disaster, violence, etc., disabled persons, persons in custody who are मतलब under trial, ठीक है, under trial, persons whose annual income does not exceed ₹1 lakh, and in the Supreme Court legal services it is 5 lakh, कि जिनकी 5 लाख से कम इनकम है they can come under NALSA, but this is only in the case of Supreme Court and victims of human trafficking। ठीक है जी, बेगार एंड बॉन्डेड लेबर। तो ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज वल्नरेबल सेक्शंस और वीकर सेक्शंस अंडर द केस ऑफ नालसा, अंडर द एक्ट ऑफ नालसा, एंड दे कैन ऑल go for free legal aid and demand from their particular state, be it the district or be it the taluk, for free legal aid under this NALSA Act, right? तो सबसे पहले नालसा एक्ट में या एडीआर में हम बात करते हैं लोक अदालत की। अब लोक अदालत जो हैं, these लोक अदालत are the legal services authority which have been instituted under NALSA Act, right? Which have been instituted under NALSA Act। तो लोक अदालत आर द स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस, आपने याद रखना है that लोक अदालत आर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस which are created or which are established under NALSA Act, राइट? तो एवरी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज, जिसकी हमने पीछे बात करी थी, दे में ऑर्गेनाइज लोक अदालत। नाउ द प्राइमरी थिंग दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड दैट व्हेन द केस गोज टू लोक अदालत, ठीक है, इफ द केस इज टेकन टू लोक अदालत, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड और द फर्स्ट केस दैट हैज टू बी फुलफिल्ड, दैट बोथ पार्टीज शुड एग्री टू टेक केस टू लोक अदालत। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी बोल दे कि यार हमने लोक अदालत जाना है तो केस चला जाए। बोथ पार्टी शुड एग्री दैट द केस शुड गो टू लोक अदालत। Second thing that has to be said is that the case may be in the pre-litigation stage. Pre-litigation stage का मतलब क्या होता है? That a petition has been filed, but still it is waiting for its first hearing. कि अभी आपने पिटीशन फाइल करी हुई है कोर्ट में, पर अभी तक एक भी हियरिंग नहीं हुई है, दैट इज अ प्री-लिटिगेशन स्टेज। तो इफ द केस इज इन द प्री-लिटिगेशन स्टेज, then it can be taken to लोक अदालत। But what if the case or the hearing is in court? हियरिंग इज बीइंग अंडरटेकन, कि आपका केस की हियरिंग चल रही है, तो क्या तब लोक अदालत जाया जा सकता है? बिल्कुल, तब भी लोक अदालत जाया जा सकता है। बट वन थिंग हैज टू बी एंश्योर्ड दैट द मैजिस्ट्रेट हु इज टेकिंग the case or who is hearing the case shall give the permission only after seeing that both parties agree to that particular aspect। ठीक है ना, कि अब केस अंडर लिटिगेशन है, कि केस की हियरिंग चल रही है, और फिर भी अगर कोई बोलते हैं, दोनों पार्टीज बोलते हैं दैट वी वांट टू टेक इट टू लोक अदालत, तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसको लोक अदालत भेज सकता है। बट वन थिंग हैज टू बी एंश्योर्ड दैट अंडर लोक अदालत नॉन कंपाउंडेबल केसेस कैन नॉट बी सेंट, कि जो केसेस हैं जहां पे क्रिमिनल केसेस हैं, प्राइमरीली लाइक रेप, मर्डर, ये सारे जो हैं दे कैन नॉट बी सेंट टू लोक अदालत। तो नॉन कंपाउंडेबल केसेस और सीरियस केसेस कैन नॉट बी सेंट टू लोक अदालत। अब जो लोक अदालत की जुरिस्डिक्शन है, इसका जुरिस्डिक्शन क्या है? दैट इट हैज टू अराइव टू अ कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑन अ डिस्प्यूट, कि किसी भी प्रकार का इसमें झगड़ा है किसी भी चीज को लेके, तो इनको एक एंड सोल्यूशन तक या लास्ट सोल्यूशन तक पहुंचाना होता है। लोक अदालत का ये प्राइमरी काम रहता है।
ठीक है जी। अब ये कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा? अब देखिए, ये देखो फंक्शंस की हम बात करते हैं कि लोक अदालत की फंक्शन क्या है, दैट इट कैन समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, एग्जामिन हियर ओथ, मेक डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसीव एविडेंस। कि ये एक तरह से सिविल कोर्ट के हिसाब से ही काम करेगा कि जो सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, सिविल कोर्ट का मतलब जो सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, वैसी पावर्स का प्रयोग जो है वो आपका लोक अदालत कर सकता है। पर आपको एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस लोक अदालत के मेंबर्स कौन होते हैं, कि कौन फैसला सुनाते हैं। अब इसमें प्राइमरली होते हैं, एक तो आपके जजेस होते हैं, रिटायर्ड जजेस, ठीक है जी। एडवोकेट्स इसके मेंबर हो सकते हैं, जो सरकार चुनेगी हैं, जो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में बनाए जाएंगे। और ज्यादातर एक सोशल सर्वेंट जो कि आपके लोकल एरिया में सोशल सर्विसेज करते हैं, उनको इसका मेंबर बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ये बैठ के जब बातचीत करते हैं कि जो दो पार्टीज आती हैं ए एंड बी, two parties come to them under the jurisdiction of लोक अदालत and demand for speedy justice। अब ये सारा फैसला देखेंगे, पेपर देखेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे, सब कुछ चेक करेंगे कि केस की क्या क्या मेरिट और डीमेरिट्स हैं। अब उसके बाद दे विल परसुएड दीज टू इंडिविजुअल्स टू रीच अ सोल्यूशन। परसुएड का मतलब क्या है कि इन दोनों की बात सुनने के बाद, दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद दे विल डिसाइड कि यार कि ये फैसला होना चाहिए। तो जो भी ये वर्डिक्ट देंगे, that verdict is final and binding, their award is final and binding। कि जो इन्होंने कह दिया that has to be implemented, there lies no court of appeal और no right of appeal against their verdict, no right of appeal against their verdict। कि जो इन्होंने फैसला दे दिया that is final and binding, आप उसके बाद किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते ये कहते हुए कि हम लोक अदालत के अगेंस्ट पिटीशन फाइल करना चाहते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, एवरी अवार्ड मेड बाय लोक अदालत शैल बी फाइनल बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट एंड नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड। कि जो लोक अदालत ने बोल दिया दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो राइट टू अपील इज गिवन अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत, राइट। तो ये है प्राइमरी फंक्शंस एंड द प्राइमरी कंडीशंस ऑफ लोक अदालत। नेक्स्ट इज ग्राम न्यायालय। अब जो ग्राम न्यायालय हैं ये भी एक तरह से आपके जुडिशरी का ही पार्ट है फॉर द ensuring स्पीडी जस्टिस। दे आर ऑल्सो स्टेचुटरी बॉडीज क्रिएटेड अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको याद रखना है कि वेदर दे स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बिकॉज यूपीएससी इन पास्ट हैज आस्क्ड दीस क्वेश्चंस और सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे उन्होंने पूछा है कि वेदर दिस इज अ स्टैट्यूटरी और वेदर दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। तो आपका ग्राम न्यायालय को लेकर भी ऐसा सवाल पूछ चुके हैं, नालसा आपका लोक अदालत को लेकर भी ऐसा सवाल पूछ चुके हैं। तो ग्राम न्यायालय को आपको याद रखना दैट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि व्हाई दिस वाज इन न्यूज, क्यों हम इसको प्राइमरीली कवर कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश करी थी कि जहां पर उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट्स को बोला कि प्रोसेस एक्सपेडाइट किया जाए स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा और ग्राम न्यायालय को एस्टेब्लिश किया जाए। क्योंकि ग्राम न्यायालय 2008 में एक्ट बना और इट केम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 2009, ऑब्वियसली ऑन द डेट ऑफ गांधी जयंती, ठीक है जी। यही महात्मा गांधी का जो विजन था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, और साथ ही साथ की जो रूरल एरियाज हैं या विलेजेस हैं वहां पे बेसिक पावर सोर्स हो, तो उसी कॉन्सेप्ट के अंदर चलते हुए या मद्देनजर रखते हुए ही ग्राम न्यायालय की स्थापना भी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। तो इसको अंडर इंप्लीमेंटेशन और इन्फोर्स किया गया था अक्टूबर 2009। बट द आयरनी इज दैट ओनली एज ऑफ नाउ 11 states have taken the step to notify gram न्यायालय। Out of the 28 states in India, only 11 states have the provision or have established the ग्राम न्यायालय, right? तो अब देखें कि स्ट्रक्चर क्या है ग्राम न्यायालय का, what are the provisions basically that are talked about sorry in this ग्राम न्यायालय एक्ट। तो it is established for every पंचायत at intermediate level और a group of contiguous पंचायत at intermediate level in district। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा पंचायती लेवल स्ट्रक्चर है वो पंचायती राज स्ट्रक्चर प्राइमरीली 3 टायर है, ठीक है। तो जो ये इंटरमीडिएट लेवल है, इस इंटरमीडिएट लेवल के ऑफिस के पास आपका ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश किया जाता है। तो ये हो सकता है कि एक गांव की एक ग्राम न्यायालय हो या फिर मल्टीपल विलेजेस की, ठीक है जी, मल्टीपल विलेजेस की भी एक ग्राम न्यायालय हो सकती है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए
कि द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट नोटिफाइज द बाउंड्रीज ऑफ द एरिया, ठीक है ना। जैसे कि हमने बात करी कि यहाँ तो एक उसकी होगी गांव की, या फिर मल्टीपल की भी हो सकती है। अब ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री कौन डिसाइड करेगा? बाउंड्री विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। व्हाई हाई कोर्ट और व्हाई द सुप्रीम कोर्ट इज इन्वॉल्वड इन ऑल दीज इश्यूज, बीट ग्राम अदालत और बीट लोक अदालत, कि state governments have to work in consultation with the high courts because they all are kind of part of judiciary. पार्ट ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है कि दे आर नॉट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट इंटीग्रेटेड जुडिशरी का पार्ट नहीं है, दे आर काइंड ऑफ गिविंग द वर्डिक्ट्स फॉर द बेटर इंप्लीमेंटेशन और बेटर एनफोर्समेंट ऑफ लॉस, ठीक है ना। कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम कर रहे हैं, जो आइडियली कोर्ट्स का काम था, ये उसी को निभा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो चाहे ये प्रॉपर जुडिशरी का, ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, पर फिर उसके बावजूद भी, या उसके इन स्पाइट ऑफ दैट, हाई कोर्ट हैज टू बी इन्वॉल्वड इनटू ऑल दिस स्टफ सो दैट ultimately the judicial proceedings are undertaken or supervised by the high courts, right? तो state government in consultation with high court notifies the boundaries of such courts, right? इसमें मोबाइल कोर्ट्स भी हो सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पे खड़ा रहे, ठीक है जी। अब मोबाइल कोर्ट्स हो सकते हैं दैट इट कैन विजिट फ्रॉम विलेज टू विलेज, कि सपोज करो कि मल्टीपल विलेजेस का एक ग्राम न्यायालय है, ABC 3 विलेजेस हैं, इनका एक ग्राम न्यायालय है। तो कुछ टाइम ये A विलेज पे खड़ा होगा इंटरमीडिएट लेवल पे, कुछ टाइम ये B पे चला जाएगा, कुछ टाइम ये C पे चला जाएगा, एंड मे बी इट कैन गो फ्रॉम विलेज टू विलेज और स्मॉलर एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ इट बीइंग अ मोबाइल कोर्ट, राइट। अब अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट किस प्रकार की करते हैं। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर विच इज आल्सो नोन एज न्याय अधिकारी, राइट। एंड ऑब्वियसली किसके कंसल्टेशन में करेगा? जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी इज दैट द पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शेल बी अपॉइंटेड एज न्याय अधिकारी, ठीक है। एंड सैलरीज एंड एवरीथिंग विल बी decided and the conditions have to be decided by the state government with consultation with high court, and representation shall be given to members of SC, ST, women and others। कि सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, that has to give special criteria और special representation to SC, ST and women, right। jurisdiction जो है इसकी बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस की है, जैसे कि हमने उसमें बात करी थी आपके पीछे, लोक अदालत में, हाँ लोक अदालत में हमने बात करी थी कि उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ आपके सिविल केसेस की है। ग्राम न्यायालय की जुरिस्डिक्शन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस की है, ठीक है। जजमेंट पास्ड बाय सिविल केसेस ग्राम न्यायालय शैल बी कंसिडर्ड एज डिक्री एंड इन द क्रिमिनल केसेस और सिविल डिस्प्यूट्स एज स्पेसिफाइड एक्ट। अब जैसे कि हमने उसमें बात करी थी लास्ट में लोक अदालत में, कि जो भी लोक अदालत डिसीजन लेगा दैट डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग, वेयर एज दिस इज नॉट अ केस इन ग्राम न्यायालय। द डिसीजन टेकन बाय ग्राम न्यायालय इन द सिविल केस, द डिसीजन टेकन बाय ग्राम न्यायालय shall be taken up by the district court. The decision taken by shall be taken up by district court, and in the case of criminal court it can be taken by sessions court, ठीक है। कि अगर ग्राम न्यायालय ने कोई फैसला दिया एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द ग्राम न्यायालय, देन यू कैन गो टू इन द सिविल केसेस टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड इन द क्रिमिनल केसेस टू द सेशंस कोर्ट। बट प्राइमरी दिस थिंग हैज टू बी डिसाइडेड और दिस थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड दैट द डिसीजन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द सेशन कोर्ट हैज टू कम विद इन 6 months, कि 6 महीने के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट को उस इशू के ऊपर फैसला सुनाना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर एडीआर का या फिर जो स्पेशल आपका स्पीडी जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो दिस इज, यही सी रही चीज आगे एक्सप्लेन करी हुई है, प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स का आपका इससे एडीआर से कोई लेना देना नहीं है। ट्रिब्यूनल्स आर बेसिकली काइंड ऑफ अ क्वासी जुडिशियल बॉडीज established by the parliament or the state legislature, article 323, 323A and B। अब 323A and 323B जो हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो आपको पता है फेमस, इतना फेमस अमेंडमेंट एक्ट है। दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 बेसिकली recommended for the adding of 323A and 323B. This 323A and 323B talk about tribunals. Now the primary thing that has to be understood or that has to be kept in mind is that 323A
only talks about CAT, SAT and JAT. ठीक है जी. CAT is your Central Administrative Tribunal, your State Administrative Tribunal and Joint Administrative Tribunal. That under 323A only and only administrative tribunals can be set up. Whereas under 323B any other tribunal can be set up. That all other tribunals are set up under 323B. This is the primary difference between 323A and 323B. Second difference that has to be understood is that in 323A, the decisions or the establishment of any tribunal lies with the parliament. That parliament by law can create any such tribunal. Whereas in 323B, parliament and state legislature both can create laws or provisions with regard to the tribunals. Right, so 323A gives the power only to the parliament, whereas 323 gives the power to the parliament and state legislature. Earlier, there was a concept that the decision taken by CAT, SAT or JAT could be cautioned only and only in Supreme Court. Right, कि आप सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो, उसके अलावा आप किसी भी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है कैट और सैट के डिसीजंस को लेके. बट इन अ फेमस चंद्र कुमार केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था? सुप्रीम कोर्ट कहता कि नाउ द डिसीजंस विल फर्स्ट गो टू द हाई कोर्ट, कि जो भी आपका कंसर्न जुरिस्डिक्शन वाला हाई कोर्ट है पहले फैसले को डिसीजन वहां जाएगा, उसके बाद यू कैन कम टू सुप्रीम कोर्ट. तो जो डायरेक्ट एक्सेस वाला था, ये डायरेक्ट एक्सेस वाला जो इशू था ये सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया. तो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन 323A एंड 323B. तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नाउ कमिंग बैक टू दिस, जो भी हमने डिस्कस किया, 323A डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव, 323 डील्स विद ट्रिब्यूनल्स ऑफ एनी अदर मैटर. ठीक है जी. अब ये देखो, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट है आपका कैट. दिस वाज आल्सो इन न्यूज, तो कैट की ही हम बात कर लेते हैं. तो जुरिस्डिक्शन ऑफ कैट जो है दैट एक्सटेंड्स ओवर ऑल सर्विसेज मैटर्स कंसर्निंग टू द फॉलोइंग ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि आईएएस वगैरह. पर्सन अपॉइंटेड बाय एनी सिविल सर्विसेज, की किसी भी अदर अथॉरिटी बाय सिविल सर्विसेज जैसे आईआरएस, किसी भी तरह से आप अपॉइंट होते हो आईआरएस एक्सेट्रा, तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर कैट. अ सिविलियन अपॉइंटेड टू डिफेंस सर्विसेज और पोस्ट कनेक्टेड टू डिफेंस, जैसे कि यूपीएससी में ही पोस्ट होती हैं. ठीक है. अब स्ट्रक्चर ऑफ कैट क्या होता है कि एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स हु आर ऑल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. तो दिस थिंग हैज टू बी अंडरस्टूड दैट एवरीवन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है जी. अभी जो मेंबरशिप ऑफ कैट है इज फिल्ड बाय जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, कि जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के नॉलेज होते हैं. अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपके जजेस भी मेंबर होते हैं, और कभी आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के रिटायर्ड आईएएस वगैरह होते हैं, दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड एज द मेंबर्स ऑफ कैट. ठीक है. Term of services is 5 year or the 65 of age, whichever is earlier for chairman, and for vice chairman it is 62 or 5 years, whichever is earlier. ठीक है जी. वर्किंग ऑफ कैट क्या होता है कि कैट जो है इट इज नॉट बाउंड बाय सीआरपीसी, सिविल कोड प्रोसीजर नहीं है, बट इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है. चाहे आपका लोक अदालत जो हमने पीछे बात करा था, चाहे आपका ग्राम न्यायालय जो हमने पीछे बात करा था, तो एवरीबडी इज बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉट बाय any kind of CRPCs. तो similar is the case in CAT. तो CAT may also decide on the basis of natural justice. ठीक है. तो ये तो हो गया आपका बेसिक स्टैटिक पोर्शन. बट व्हाई दिस वाज इन न्यूज वाज बिकॉज ऑफ न्यू रूल्स फॉर ट्रिब्यूनल. ठीक है. तो इन 2020 न्यू ट्रिब्यूनल रूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फाइनेंस एक्ट 2017 में न्यू ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करा या न्यू रूल्स की बात करें. ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर अथॉरिटीज, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ मेंबर्स रूल्स 2020. दिस वाज फ्रेम्ड रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और द पावर दैट वाज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017. ठीक है. अब ये इन्होंने क्या बोला कि दिस विल प्राइमरली अप्लाई टू द 19 tribunals which will include CAT, income tax appellate tribunal, customs, excise, services, foreign tribunals, etc. Foreign tribunals are basically not covered. ये जो हमने डिस्कस किया था आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, ये उसमें हम फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की बात करी थी. ठीक है जी. अब जो अपॉइंटमेंट के रूल हैं उसको थोड़ा सा ट्वीक करा गया, उसको थोड़ा सा चेंज करा गया. ठीक है. कि अब ये क्या कह दिया कि जो भी आदमी अपॉइंट होगा दे विल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी. ठीक है. ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. कि जैसे हमने पहले बात करी कि जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. किस बेसिस पे अपॉइंट करते थे? प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताते थे. बट अंडर इन दिस केस व्हाट दे हैव सेड दैट सर्च एंड
search cum selection committee has been established or will be established, which will be composed of Chief Justice of India or a judge nominated by CGI, President, chairperson of the tribunal concerned, and 2 government secretaries from the concerned ministry or department. ठीक है जी, कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल है, तो इनकम टैक्स की कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 2 गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होंगे जिनको नॉमिनेट करेगी कंसर्न मिनिस्ट्री, तो दे विल बी द पार्ट ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, राइट। तो उसके बेसिस के ऊपर मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अब जो रिमूवल है, ये रिमूवल की पावर भी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को दे दी गई। This search cum selection committee will recommend the removal of the member only after the conduct of inquiry has been, or the inquiry of the particular conduct has been undertaken. ठीक है जी। अब the very important thing that has to be understood is, जैसे हमने लास्ट पहले बात करी थी अभी इसमें, कि जो क्वालिफिकेशन है that was either the person was your judicial member or administrative member. But in this case, new rules they have said that the only person having judicial or legal experience are eligible for appointment. ठीक है, why this is the prime reason, the couple of prime reasons why this was criticized was, first, that the concerned ministry is getting involved, which will basically say that, for example, कि अगर आप suppose करो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अगेंस्ट इनकम टैक्स केस है, ठीक है, किसी ने फाइल करा केस जो है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, अब अपॉइंट हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उन लोगों को किया है, तो क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिन्होंने उसको रिकमेंड करा है उसके अगेंस्ट जाके फैसला सुनाएंगे? ठीक है ना, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2 बंदे बोल दिए कि यार ये दोनों का हम नाम रिकमेंड करते हैं। अगर किसी ने कोई फाइल किया है केस, तो उन्हीं दोनों बंदों के पास जा रहा है, या उन 2 की मेंबर भी, वो भी 2 मेंबर हैं इस केस के या इस कमेटी के, जिनको रिकमेंड किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, तो क्या वो 2 अनबायस्ड होके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अगेंस्ट फैसला देंगे? ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे बोल दिया कि ओनली जुडिशियल और लीगल एक्सपीरियंस, तो दिस विल ऑल्सो गिव द पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू द जजेस, तो जिसकी वजह से जजेस जो हैं दे विल ट्राई टू बी इन गुड बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन 2 प्राइम क्राइटेरियाज के ऊपर दिस वॉज क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, रूल्स ऑल्सो प्रोवाइड फिक्स टर्म ऑफ 4 years टू द ट्रिब्यूनल मेंबर्स। ठीक है जी, तो ये जो है ये आपका कंडीशन है। नेक्स्ट इज योर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। दिस वॉज इन न्यूज रिसेंटली। ठीक है, वाई? बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड रिसेंटली दैट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम हैज टू बी इंप्लीमेंटेड। ठीक है जी, जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज हैं दे कैन पास विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम ऑर्डर, कि जो भी आपकी आई विटनेस, क्योंकि हिंदुस्तान में होता क्या है कि बड़े सारे केसेस का फैसला इस वजह से नहीं आता क्योंकि विटनेसेस टर्न हॉस्टाइल। एंड व्हाई विटनेसेस टर्न हॉस्टाइल? द प्राइम रीजन बिहाइंड दैट इज दैट मेनी ऑफ द टाइम्स दे आर फियरफुल ऑफ देयर लाइव्स और द लाइव्स ऑफ देयर फैमिलीज। ठीक है, जो आपके इन्फ्लुएंशियल केसेस होते हैं उन केसेस में जो विटनेसेस होते हैं दे टर्न हॉस्टाइल because of the fear or the pressure that they are being put under by the concerned individual. ठीक है, जैसे आपका रिसेंटली उन्नाव रेप केस था where it was seen that the witnesses were being killed, the father of the girl was killed. ठीक है, उसके अलावा आपके बड़े सारे केसेस हैं, जैसे कि आसाराम केस में भी यही हुआ था that witnesses were being killed. तो ऐसे केसेस में विटनेसेस को बचाने के लिए so that the justice is achieved and they do not turn hostile, कोर्ट ने क्या बोला? दैट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम हैज टू बी इंश्योर्ड। ठीक है, इसमें प्रोसीजर्स प्रोविजंस लेड डाउन करने की बात की गई है, जैसे फॉर प्रोविजंस हैव टू बी लेड कि हाउ विटनेसेस विल बी प्रोटेक्टेड, इन कैमरा टेक्नोलॉजी ट्रायल्स होने चाहिए, विटनेस प्रोटेक्शन फंड हैज टू बी क्रिएटेड। ठीक है, नाउ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 141 और 142, सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड इट्स पावर अंडर 141 and 142 to give legal sanctity or to give legal backing to witness protection scheme. ठीक है, अब 141 क्या कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट बात करेगा, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात करी है दैट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड स्पेसिफिकली इफ द सुप्रीम कोर्ट सेज अंडर आर्टिकल 141 देन नो कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिनाई दैट। And secondly, under 142, Supreme Court can grant appropriate relief for doing complete justice. ठीक है, 142 में क्या होता है? That Supreme Court can issue a decree
दैट सुप्रीम कोर्ट इश्यूज अ डिक्री कि यार दिस थिंग हैज टू बी फॉलो। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने नीट जो आपका मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में भी 142 की पावर का इस्तेमाल करा था। उसी प्रकार विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में भी सुप्रीम कोर्ट ने 142 की पावर का इस्तेमाल करा और ये कह दिया कि जो भी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला लिया है, if anything has to be changed even by the government or even by the central government or the state government, they have to ask the Supreme Court. On their own they cannot decide anything. So that is the power of Supreme Court under Article 142, which has been used by Supreme Court in witness protection scheme as well. अब ये जहीरा शेख केस जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी दैट विटनेस प्रोटेक्शन इज नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर ट्रायल, दैट व्हेनेवर द फ्री एंड फेयर ट्रायल हैज टू बी इंश्योर्ड, सो the witness protections or the witness have to be protected. So these things were ensured or told by the Supreme Court in Zahira Sheikh case versus state of Gujarat. Right. So this is it for the day. Thank you very much and all the best.